डियर स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर चल रहा है 6। ठीक है, तो नेम है इसका स्वाध्याय। मॉरल एजुकेशन का चैप्टर 6 है। चलिए फिर आज हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सत्य साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। क्लियर? स्वाध्याय करने से बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन तथा समय का सदुपयोग होता है। अपने विषय में यदि निपुणता प्राप्त करनी है तो साहित्य का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक होता है। अपने विषय में यदि निपुणता प्राप्त करनी है तो क्या करना है? साहित्य का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विद्या ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। समय पर स्वाध्याय ही काम आता है। कहा भी गया है, नीचे लिखा है इसमें, अभी मैं आपको बता रही हूँ। श्लोक है एक, कहा भी गया है इसमें श्लोक में, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुपत्पन्ने नैसा विद्या ततम धनम। अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या जो याद नहीं, दूसरे के हाथ में गया धन, यह दोनों कार्य के समय काम नहीं आते। क्लियर? समझ में आ गया श्लोक का अर्थ? चलिए फिर नीचे चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है स्वाध्याय। ठीक है, टॉपिक है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्यों? जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। प्राचीन काल में आश्रमवासी शिष्यों को गुरुजन बोध कराते हुए उपदेश देते, सत्यवंद अर्थात सत्य बोलो, धर्मचर धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात माँ प्रमद है, स्वाध्याय में कभी आलस मत करो। क्लियर? इसके नीचे लिखा है, पैराग्राफ को रीड करते हैं। स्वाध्याय के द्वारा विविध विषयों का ज्ञानार्जन करके ही विद्यार्थी भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार हो पाता है। स्वाध्याय व्यर्थ विचलन और भटकाव से बचाता है। इससे जीवन की दिशा निर्धारण में उसे मदद मिलती है। क्लियर? स्वाध्याय कैसे? स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय तक पुस्तकें पढ़ते रहना ही काफ़ी नहीं, यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुस्तकें विषय के अनुकूल या लाभदायक हो। मतलब स्वाध्याय में ये जरूरी नहीं है कि आप पुस्तक को कितने देर तक पढ़ रहे हैं, कितना काफ़ी समय लगा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वो लाभदायक अनुकूल है या नहीं है। क्लियर? पूरी तत्परता एवं लगन के साथ ही स्वाध्याय किया जाए। स्वाध्याय करते समय कलम तथा नोट बुक भी साथ लेकर बैठना चाहिए। उपयोगी बिंदुओं को चिन्हित एवं रेखांकित करके नोट कर लिया जाए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय के समय समग्र एवं अखंड विधि को काम में लाया जाए, अर्थात पूरे प्रकरण को समग्र रूप से पढ़ा जाए। उसके बाद उसे खंड या टुकड़ों में पढ़े। पहले उसको समग्र को पूरे रूप से उसको पढ़ा जाए पूरा, फिर उसको बाद खंड या उसके टुकड़ों में पढ़े। यह विधि अधिक प्रभावी एवं कारगर होती है। क्लियर? कभी कभी सरसरी दृष्टि से भी स्वाध्याय किया जाता है। आकाश मार्ग में उड़ते हुए जैसे चिड़िया सब जगह सरसरी निगाह दौड़ाती रहती है, कभी कभी उस तरह भी स्वाध्याय किया जाता है। और कभी कभी जब किसी प्रकरण को अच्छी तरह याद करना होता है तो उसका बार बार अवलोकन किया जाता है। अर्थात जैसे शेर जंगल में चलते हुए
बीच बीच में पीछे भी देखता हुआ जाता है। उसी तरह पाठ को आगे याद करने के साथ साथ उसे पीछे भी दोहराते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो पढ़ लिया है बस उसको वहीं पे पीछे छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें पीछे का भी देखना है। क्लियर? नहीं तो फिर ऐसा होता है हम आगे का पढ़ते जाते हैं, वो हमें याद होता रहता है, पीछे का हम भूलते जाते हैं। तो वो सब चीज़ माइंड में रखने के लिए हमें क्या करना होता है, पीछे का भी रिवाइज करते रहना चाहिए। मतलब जो चीज़ हमने पढ़ी है हमें उसको डेली रिवाइज करनी चाहिए, तभी वो आपको हर समय याद रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय के साथ निरर्थक और अनावश्यक साहित्य के अध्ययन का चस्का कभी न पाले। जैसे कॉमिक्स, व्यर्थ के उपन्यास, अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को ही पढ़े। क्लियर? विषय परिवर्तन के लिए अच्छी पत्रिकाएं तथा नैतिक साहित्य ही पढ़ा जाए। अच्छे सद्गुणी छात्रों का समय हमेशा पाठ्य पुस्तकों एवं ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाओं में बीतता है, जबकि सामान्य छात्र अपने समय को व्यर्थ के विवाद, निद्रा, कलह, अश्लील साहित्य आदि में बिता देते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनका पूरा समय किस में बीतता है, पुस्तक में और ज्ञान में। मतलब वो ज्ञान प्राप्त करने में ही उनका पूरा समय बीतता है। अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, पत्रिका को पढ़ते हैं। और जबकि जो पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपने समय को व्यर्थ करते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं अपना टाइम। लड़ाई झगड़ा, इधर की बात उधर की बात, मतलब इस सब चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं, तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। तो पढ़ने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, बस अपनी पुस्तकों और ज्ञानवर्धन में ही अपना टाइम लगाना चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्वाध्याय वृत्ति। अब स्वामी विवेकानंद जी को हम पढ़ते हैं। क्लियर? स्वामी विवेकानंद अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ उत्तर भारत में घूमते हुए उत्तराखंड पहुँचे। स्वामी विवेकानंद अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ कहाँ पहुँचे घूमते हुए? उत्तर भारत में घूमते हुए उत्तराखंड पहुँचे। वहाँ उनके साथी स्वामी अखंडानंद बहुत बीमार हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश से अक्टूबर 1920 में मेरठ लाया गया। क्लियर? क्वेश्चन आ जाएगा ये आपके लिए। बीमार कौन थे? तो उनके साथी थे, स्वामी विवेकानंद जी के साथी थे स्वामी अखंडानंद, बहुत बीमार थे। और कहाँ से कहाँ लेकर आया गया था जब वो बीमार थे? तो आपको ये डालना है ऋषिकेश से अक्टूबर 1920 में मेरठ लाए गए थे। क्लियर? यहाँ वह उत्तर भारत के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक्यनाथ घोष के निवास पर ही रहकर चिकित्सा कराने लगे। आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, उत्तर भारत के विख्यात चिकित्सक का मतलब जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के साथी का इलाज किया था? तो क्या नाम था? आप डालेंगे डॉक्टर त्रिलोक्यनाथ घोष। ठीक है? डॉक्टर त्रिलोक्यनाथ घोष के निवास पर ही रहकर चिकित्सा कराने लगे। इसके कुछ ही समय बाद स्वामी विवेकानंद भी गंभीर रूप से बीमारी की हालत में मेरठ लाए गए। वह भी डॉक्टर घोष के यहाँ चिकित्सा के लिए गए। स्वामी अखंडानंद ने विवेकानंद को देखा तो पहचान भी नहीं पाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि हड्डियों के ढांचे से लगते थे। कुछ समय डॉक्टर घोष के यहाँ रहते हुए चिकित्सा करने के उपरांत कुछ स्वस्थ हो जाने पर दोनों गुरु भाई
उनके एक परिचित यज्ञेश्वर बाबू के माध्यम से मेरठ के रेलवे रोड पर स्थित सेठ जी का बगीचा, ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ से। कुछ समय डॉक्टर घोष के यहाँ रहते हुए चिकित्सा कराने के उपरांत कुछ स्वस्थ हो जाने पर दोनों गुरु भाई उनके एक परिचित यज्ञेश्वर बाबू के माध्यम से मेरठ के रेलवे रोड पर स्थित सेठ जी का बगीचा नाम से प्रसिद्ध एक कोठी में रहने के लिए गए। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा बगीचा कहाँ था वो, जहाँ पर दोनों रहने के लिए गए थे, मतलब स्वामी विवेकानंद और उनके फ्रेंड। तो ये आपको डालना है इसमें एड्रेस, मेरठ के रेलवे रोड पर स्थित सेठ जी का बगीचा। बगीचा कहाँ था सेठ जी का? मेरठ के रेलवे रोड पर था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस बीच स्वामी ब्रह्मानंद, शारदानंद, तुरायानंद, कृपानंद, अद्वैतानंद आदि 5 गुरु भाई उत्तराखंड से मेरठ ही आ गए। इस प्रकार 7 सन्यासियों के निवास द्वारा सेठ जी का बगीचा दूसरे वराहा नगर मठ में ही परिणित हो गया। स्वामी गंभीरानंद विवेकानंद जी के जीवन लेख में लिखते हैं कि साधु वृंद यहाँ नियमित ध्यान धारण और जप आदि किया करते थे। सत्संग भी प्रचुर हुआ करता था। नित्य मध्या भोजन के बाद स्वामी जी सबको लेकर संस्कृत ग्रंथ का पाठ कराते और समझा दिया करते। इस प्रकार एक एक कर मृच्छकटिकम सैनिकों की विभिन्न क्रीड़ाओं को देखकर, सॉरी मैंने दूसरी लाइन पढ़ दी है, लाइन ये वाली पढ़नी है। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत एवं विष्णु पुराण पढ़ लिया गया। अपराह में वे सब घूमने निकलते तथा स्थानीय परेड ग्राउंड में सैनिकों की विभिन्न क्रीड़ाओं को देखकर आनंदित होते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी की इच्छा अनुसार उन दिनों अखंडनाथ प्रतिदिन स्थानीय पुस्तकालय से सर जॉन लॉबॉक की ग्रंथावली का एक एक खंड ले जाते और दूसरे दिन ही उसे लौटाते हुए कहते कि स्वामी जी ने यह ग्रंथ पढ़ लिया है। पुस्तकालयाक्षेस इस पर विश्वास नहीं करते और सोचते कि यह लोगों को दिखाने का अभ्यास मात्र है। यह जानकर स्वामी जी ने एक दिन पुस्तकालय में आकर पुस्तकालयाध्यक्ष से कहा कि महाशय, मैंने इन सारी पुस्तकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। संदेह होने पर किसी भी पुस्तक से कोई भी प्रश्न पूछकर देख सकते हो। तब अनेक प्रश्न पूछा। उन समुचित उत्तर पाकर पुस्तकालयाध्यक्ष ने समझा कि उन्होंने भूल की थी। इससे उनके आश्चर्य की सीमा न रही। क्या यह भी संभव है? बाद में अखंडानंद ने पूछा, स्वामी जी, यह आपने कैसे किया? इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया था, मैं कभी भी किसी पुस्तक को शब्द नहीं पढ़ता, मैं पूरा वाक्य दर वाक्य पढ़ता हूँ, यहाँ तक कि पैराग्राफ अनुच्छेद दर पैराग्राफ भी पढ़ जाता हूँ। जैसे बहुमूर्तिदर्शी चित्रकला देखते ही एक साथ अनेक रंगों का चित्र दिखाई पड़ जाता है। समग्र एकाग्रता से पढ़ने के कारण सारी बातें मुझे स्मरण हो जाती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं।
अब टॉपिक है हमारा स्वाध्यायी जीवन की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब रीड करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1973 अर्थात 25 दिसंबर सन 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। बचपन में माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। मामा मामी ने उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही यह बड़े परिश्रमी व मेधावी थे। जब यह कक्षा 8 में पढ़ते थे तब कक्षा 9 के गणित के अध्यापक कक्षा 9 के सवाल हल करने बुलाया करते थे। उनकी स्मरण शक्ति व बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर कक्षा 12 के छात्र और अध्यापक अक्सर पूछा करते थे कि आप घर पर कितना पढ़ते हैं। इसके उत्तर में दीनदयाल जी कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि कक्षा में जो विषय पढ़ाया जाता है मैं उसे पूरी तन्मयता के साथ ग्रहण करता हूँ तथा घर पर जाकर विद्यालय में पढ़ाए गए सभी विषयों को एक बार क्रमशः देखकर नोट्स तैयार कर लेता हूँ। तत्पश्चात रात्रि में सोते समय अपने मन मस्तिष्क को हर विषय में ले जाता हूँ। विद्यालय आते समय विषयगत चिंतन करता हूँ। इसके अतिरिक्त न ट्यूशन पढ़ता हूँ न कोई मुझे घर पर पढ़ाने वाला है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हर परीक्षा में इनके सर्वाधिक अंक आते हैं। इस दृष्टि से कमजोर छात्र या जिनके विषय में शून्य आते थे वे दूर जाने लगे। तब इनके मस्तिष्क में विचार आया कि यदि सहपाठी पीछे रह गए तो मेरी बुद्धि का तीव्र होना बेकार है। अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 विषयों के अंदर 0 लेकर आए। इस पर कमजोर छात्र आश्चर्य करने लगे और इनके निकट आ गए। छात्र कैसे निकट आ गए थे? इन्होंने क्या करा था, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है 3 विषयों में 0 लेकर आए। ठीक है। इस पर कमजोर छात्र को आश्चर्य हुआ, वो इनके निकट आ गए। फिर क्या था, यही तो चाहते थे दीनदयाल जी। दीनदयाल जी यही चाहते थे, इसीलिए वो 0 आप जानकर लेकर आए थे। ठीक है। क्योंकि एक पढ़ने वाला व्यक्ति फेल हो जाए ये तो हो नहीं सकता, या उसकी 0 आ जाए ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो सकता है वो तब हो सकता है जब वो अपने आप चाहे कि मैं 0 लाना चाहता हूँ। ठीक है। तो 0 लाने का मकसद क्या था, जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे उनको साथ लाना था। क्लियर। यही चाहते थे दीनदयाल जी। उन्होंने 0 एसोसिएशन बनाई। जिसे भी छात्र की 0 आई वह सभी छात्र इसमें सहभागी हुए और अवकाश के बाद 1 घंटा लगाकर खेल, हास्य एवं विनोद में शामपट का सहयोग लेकर पढ़ना प्रारंभ किया। जादू, गजब का जादू। सभी बालक वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इससे स्वाध्याय एवं सहयोगी भाव की झलक प्रतीत हुई। अब उनकी क्या हो गई थी, एक बिल्कुल सहयोगी वो हो गए थे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक पैराग्राफ और रह गया है अभी। क्लियर। सामान्य शब्दों में स्वाध्याय का अर्थ स्वयं अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना। हम जीवनचर्या में प्रातःकाल से रात्रि सोने तक अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। रात्रि में बिस्तर पर सोने से पूर्व स्वच्छता पूर्वक ईश स्मरण करते हुए अपने आज के किए गए कार्यों का मन में अवलोकन करना तथा विचार करना कि आज जो मैंने निर्धारित किया था वह कितना पूर्ण हो पाया, क्या शेष रह गया तथा ऐसा कौन सा कार्य किया जिसने मन को आनंद या कष्ट का अनुभव हुआ। ऐसा चिंतन अपने बारे में करना।
यह भी अपने जीवन का स्वाध्याय ही कहलाता है। क्लियर बच्चों, आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है और अच्छे से समझा दिया है स्वाध्याय क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर, आप सबने इस वीडियो में समझा होगा कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया है और यही तरीका आपको अपने रियल जीवन में लेकर आना है। आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्लियर, और सबको साथ लेके चलना है पढ़ाई में। क्लियर हो गया। अब यदि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर कॉल के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। आज फिलहाल आप चैप्टर रीड कीजिए वीडियो के थ्रू। क्लियर, आज आपका चैप्टर ये फिनिश होता है।